ओवहॉसर मैग्नेटोमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला ओवहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया। 2. अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। प्रसंग: भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवहॉसर मैग्नेटोमीटर (OVH) विकसित किया है, जो दुनिया भर में सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। मैग्नेटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मापता है। यह भूचुंबकीय नमूने के लिए आवश्यक नमूने और संवेदन प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला, महाराष्ट्र में स्थापित सेंसर भूचुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्यिक OVH मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। OVH मैग्नेटोमीटर अपनी उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता और कुशल बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं और इसलिए दुनिया भर में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के सभी चुंबकीय वेधशालाओं में प्रयोग किया जाते हैं। इसे अब तक भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए आयात किया जाता था। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। सेंसर ने भूचुंबकीय दैनिक परिवर्तनों को सही और सटीक रूप में चिन्हित किया और विभिन्न अंतरिक्ष मौसम घटनाओं यथा भूचुंबकीय तूफानों, अचानक आवेगों आदि को प्रदर्शित किया। यह एक संवेदनशील चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) उपकरण विकसित करने के लिए गतिशील परमाणु ध्रुवीकरण (DNP) के अंतर्निहित तंत्र को समझने में मदद करेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पूरे भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए विकसित एक वैधानिक निकाय है। 2. केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास CAQM से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है, न कि दीवानी अदालतों को। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। प्रसंग: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 27 अक्टूबर 2022 को राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है ताकि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का निपटान किया जा सके। CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। CAQM के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार
कुल धान अवशेष जलाने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। CAQM ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA को प्रतिस्थापित किया है। केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास CAQM से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की शक्ति होगी, न कि दीवानी अदालतों के पास। कार्य योजना के प्रमुख स्तंभ पराली जलाने को नियंत्रित करने के उपायों में शामिल हैं। 1. कम पुआल पैदा करने वाली और जल्दी पकने वाली धान की किस्मों का विविधीकरण। 2. जैव अपघटक अनुप्रयोग सहित यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन। 3. फसल अवशेष प्रबंधन। 4. सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को संपादित करना। 5. निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन प्रक्रिया लागू करना। ओस्लो समझौता निम्नलिखित में से किस देश के बीच शांति समझौतों की श्रृंखला को दर्शाता है? ए. रूस और यूक्रेन। बी. अज़रबैजान और आर्मेनिया। सी. इज़राइल और फिलिस्तीन। डी. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर सी। ओस्लो नामक समझौता इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच शांति समझौतों की एक जोड़ी है। ओस्लो I समझौता वर्ष 1993 में वाशिंगटन DC में और ओस्लो II समझौता वर्ष 1995 में मिस्र के ताबा में हस्ताक्षरित हुआ। इन्होंने ओस्लो समझौता, एक शांति प्रक्रिया जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर एक शांति संधि करना और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को पूरा करना है, को स्वीकार किया। यह इजरायल और फिलिस्तीनियों द्वारा हस्ताक्षरित पहला शांति समझौता था। इस समझौते के तहत ही वर्ष 1995 के ओस्लो अंतरिम समझौते के हिस्से के रूप में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण PNA का निर्माण हुआ। इसने जल, शरणार्थियों, यरूशलेम, बस्तियों और सीमाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिस पर विश्वास बनने के बाद इस प्रक्रिया के बाद के चरणों में इन मुद्दों पर वार्ता की जा सके। वर्ष 2000 में कैंप डेविड द्वितीय शिखर सम्मेलन की विफलता और बाद में दूसरी इंतिफाडा इजरायल के खिलाफ प्रमुख फिलिस्तीनी विद्रोह के प्रकोप के बाद ओस्लो प्रक्रिया ध्वस्त हो गई। टी सेल्स थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे कभी कभी सेल आधारित जीन थेरेपी के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि इसमें कैंसर पर हमला करने में मदद करने के लिए टी सेल्स के अंदर जीन को बदलना शामिल है। 2. टी सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. 1 और 2 दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। संदर्भ: भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर का टी सेल थेरेपी ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं और यह कई प्रकार के कैंसर को ठीक करने के लिए सबसे सुरक्षित चिकित्सा साबित हो सकती है। टी सेल थेरेपी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी वर्तमान में केवल भारत के चुनिंदा अस्पतालों में नैदानिक परीक्षणों के हिस्से के रूप में उपलब्ध है, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए जाने की संभावना है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी टी कोशिकाओं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रयोगशाला में बदलकर कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाने का एक तरीका है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को ढूंढ और नष्ट कर सकें।
टी सेल थेरेपी को कभी कभी एक प्रकार की सेल आधारित जीन थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें टी कोशिकाओं के अंदर जीन को बदलना शामिल है ताकि उन्हें कैंसर पर हमला करने में मदद मिल सके। इस प्रकार का उपचार कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में बहुत सहायक हो सकता है, तब भी जबकि अन्य उपचार काम नहीं कर रहे हों। इसमें कुछ आनुवंशिक सामग्री के साथ शरीर की टी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को री इंजीनियरिंग करना भी शामिल है ताकि वे विनाश के लिए चुनिंदा रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर सकें। टी सेल उपचार में टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से ग्रहण किया जाता है और एक रिसेप्टर, जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या कहा जाता है, के लिए एक जीन जोड़कर प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है, जो टी कोशिकाओं को एक विशिष्ट कैंसर कोशिका प्रतिजन से जुड़ने में मदद करता है। तत्पश्चात टी कोशिकाओं को रोगी में पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। चूंकि अलग अलग कैंसर में अलग अलग एंटीजन होते हैं, इसलिए प्रत्येक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एक विशिष्ट कैंसर के एंटीजन के लिए बनाया जाता है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC संश्लेषण रिपोर्ट 2022 जारी की? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। B संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। C वैश्विक पर्यावरण सुविधा। D जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। उत्तर ए। संदर्भ: जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए देशों द्वारा प्रतिज्ञा की गई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC अपर्याप्त है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। UNFCCC की NDC सिंथेसिस रिपोर्ट देशों द्वारा की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का एक वार्षिक सारांश है। यह रिपोर्ट बताता है कि पिछले एक साल में मामूली सी प्रगति हुई है। अपडेटेड NDC पेरिस समझौते के रैचिंग मैकेनिज्म की अभिव्यक्ति है, जिसमें देशों को हर 5 साल में अपने महत्वाकांक्षी वादों को संशोधित करना होता है। उपरोक्त के संदर्भ में समय सीमा वर्ष 2020 का था, लेकिन देशों द्वारा दिखाई गई अपर्याप्त महत्वाकांक्षा के कारण UNFCCC को पार्टियों के 26वें सम्मेलन में 23 सितंबर 2022 की कट ऑफ तिथि के साथ उसे फिर से संशोधित करने का निर्णय लिया गया। COP26 के बाद केवल 24 देशों ने नए या अद्यतन NDC प्रस्तुत किए। भारत ने अपने पिछले NDC लक्ष्यों में 2 का विस्तार करते हुए अपना संशोधित NDC प्रस्तुत किया। अब भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने वर्ष 2030 तक लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से स्थापित संचयी विद्युत शक्ति प्राप्ति का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।